types and functions of sensory receptors and the sensory stimuli they detect. तो सबसे पहले टाइप है मैकेनो रिसेप्टर्स which detect mechanical compression or stretching of the receptor or of the tissues adjacent to the receptor. ये रिसेप्टर का काम क्या है कि कोई भी मैकेनिकल प्रेशर या कंप्रेशन आएगी या स्ट्रेचिंग आएगी मैकेनिकली या रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर के इर्द गिर्द जितना टिश्यू है उसके ऊपर, तो ये स्टिमुलस एज अ सेंसरी स्टिमुलाई ये भेजेगा, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स का काम है चेंजेस इन टेम्परेचर को मेजर करना। कुछ रिसेप्टर्स कोल्ड के लिए होते हैं और कुछ जो है वार्मथ के लिए होते हैं। जो कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो वार्मथ के रिलेटेडली मतलब ज़्यादा हैं, कोल्ड के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर है नोज रिसेप्टर्स, जो कि हमें पता है पेन रिसेप्टर्स हैं। ये हमें डैमेज का बताते हैं कि टिश्यू के अंदर कोई डैमेज आया है, चाहे वो केमिकल डैमेज हो या फिजिकली डैमेज हुआ हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हमारे आई में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे रेटिना के ऊपर कितनी लाइट आ रही है आइज़ के ऊपर उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर हैं कीमो रिसेप्टर्स, वो हमें बताते हैं केमिकली स्टिमुलस के बारे में कि जैसे टेस्ट है माउथ में वो कैसा है, या स्मेल है नोज़ में आती है तो वो केमिकली हमें पता चलता है। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं तो उसको फील करते हैं। ऑक्सीजन लेवल कितना है हमारे आर्टरी ब्लड प्रेशर में, तो वो भी हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स बताते हैं। केमिकल्स के बारे में सारे कीमो रिसेप्टर्स बताते हैं, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनकी कितनी ऑस्मोलैरिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कितनी है, बाकी जो हमारी केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी वो सारी कीमो रिसेप्टर्स जो हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो एक सेंसरी रिसेप्टर का टेबल है, टेबल नंबर 46, वो देख लेना है। अच्छा, डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स, कि डिफरेंशियल सेंसिटिविटी का मतलब है कि हर एक रिसेप्टर जो है एक स्पेसिफिक काम करता है और ये काम एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि each receptor is highly sensitive to one type of stimuli for which it is designed and yet it is almost non-responsive to other sensory stimuli. तो एक का जो काम है वो उसी के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, बस उसके अलावा कोई चेंज आएगी तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो रोड एंड कॉन्स ऑफ द आई, जो हमारे आईज के अंदर सेल्स होते हैं उनको हम रोड्स एंड कॉन सेल्स कहते हैं। तो वो ज़्यादातर लाइट को ही डिटेक्ट करेंगे और नॉर्मल ये हीट और कोल्ड या प्रेशर वगैरह या केमिकल चेंज को डिटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक स्टिमुलाई का एक स्पेसिफिक काम है हर एक रिसेप्टर का, ठीक है। अब पेन रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में है तो वो हमें जो है तो टच या प्रेशर स्टिमुलाई से भी एक्टिवेट होंगे, लेकिन हाईली एक्टिवेट तब होंगे जब हमारा टच स्टिमुलाई इतना सेवियर हो जाए कि वो हमारे टिश्यू को डैमेज करने लग जाए या हमें पेन फील हो, तो ही हमारे जो नोज रिसेप्टर्स हैं वो फील करेंगे पेन को, ठीक है, ज़्यादा। Modality of sensation, the liver line. Each principal types of sensation that we can experience, pain, touch, sight, sound, is called modality of sensation. कहते हैं कि जितने भी टाइप ऑफ सेंसेशन हम फील करते हैं ना, उसको हम कहते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। ईच नर्व ट्रैक्ट, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन का मतलब कि कौन से टाइप की सेंसेशन है, ठीक है। ईच नर्व ट्रैक्ट टर्मिनेट्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जितनी भी नर्व ट्रैक्स के जरिए इंफॉर्मेशन सेंसरी जाएगी तो आखिरकार इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही जाना है, ठीक है ना। और टाइप ऑफ सेंसेशन फील होगी जब कोई नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगा। इट इज़ डिटरमाइंड इन द पॉइंट इन द नर्वस सिस्टम टू विच द फाइबर्स लीड। कहते हैं कि हमें वो टाइप ऑफ सेंसेशन तो उस टाइम पता नहीं चलता जब तक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच जाती, और ये बहुत जल्दी ये काम होता है। जैसे हम कोई स्टिमुलस फील करते हैं तो एकदम से वो सेंसेशन सीएनएस तक जाती है और फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है ये कौन सी स्टिमुलस है, जो है ये पेन का है, टच का है, साउंड है, क्या है, ये सारा कुछ डिटरमाइन करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इफ़ अ पेन फाइबर स्टिमुलेटेड, अगर पेन फाइबर स्टिमुलेट होगा तो फिर हमारा हमें हम पेन परसीव करेंगे, ठीक है ना। और फिर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा स्टिमुलस जो है तो वो फाइबर को एक्साइट कर रहा था, मतलब किस चीज़ ने पेन कराया है, हम लोग बस पेन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो स्टिमुलस है जो कि जिसकी वजह से पेन हो रहा है, वो कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है, या ओवर हीटिंग भी हो सकती है, क्रशिंग भी हो सकती है फाइबर की, या स्टिमुलेशन ऑफ पेन नर्व एंडिंग, या फिर खाली पेन नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हुई है, ख़राब नहीं हुई। तो मतलब ये कैसे उस तक पहुंचती है इंफॉर्मेशन, खाली पेन परसीव करते हैं हम लोग और हम उसकी स्टिमुलस के उस पर डिपेंड नहीं करते कि वो कैसे उस तक पहुंचा है। वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पहुंचा है, ओवर हीटिंग हो गई है, या फिर डैमेज हो गया टिश्यू का, और टिश्यू का डैमेज इतना ज़्यादा है कि पेन की नर्व एंडिंग्स तक पहुंच गया है, ठीक है ना।
چاہے جو بھی ہو، پرسن کو خالی پین ہی فیل ہوگا. لائک وائز ٹچ فائبر از اسٹیمولیٹڈ بائی الیکٹریکل ایکسائٹیشن آف ٹچ فائبر. کہتے ہیں ظاہر جب ٹچ ریسپٹر ایکٹیویٹ ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے، ٹچ فائبر بھی اسٹیمولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو ہم کیا پرسیو کریں گے، ٹچ ہمیں مطلب فیل ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیوں، کیسے فیل ہوا یہ ہمیں، کیونکہ ہماری یہ ساری انفارمیشن گئی ہے ہمارے برین میں ٹچ ایریاز ہیں اس تک. ٹھیک ہے. سملرلی اگر ہماری آئی کے ریٹنا سے کوئی فائبر جا رہے ہیں تو وہ جائیں گے ویژول ایریاز آف دا برین کی طرف، اور پھر وہ بتائے گا کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے. پھر ایئرس میں سے بھی اسپیسیفک فائبر جاتے ہیں جو سننے کی ہماری اس سے ہیئرنگ جو ہے تو وہ آڈیٹری ایریاز میں جائیں گے برین کے. اور اسی طرح ٹیمپریچر فائبر جائیں گے ٹیمپریچر کے ایریاز میں. دس اسپیشلٹی فار ٹرانسمیٹنگ اونلی ون موڈیلٹی. اور یہ ہر ایک جو نرو فائبر ہے وہ ایک قسم کی اسٹیمولس کو بھیجتا ہے، سینسیشن کو بھیجتا ہے. اس اسپیشلٹی کو ہم کہتے ہیں لیبرڈ لائن پرنسپل. ٹھیک ہو گیا. ٹرانزیکشن آف سینسری اسٹیمولائی انٹو نرو امپلسز. اب نرو امپلسز میں کیا ہے کہ all sensory receptors have one feature in common. ٹرانزیکشن آف سینسری اسٹیمولائی کیسے ہوگا کہ مطلب ہم لوگ کیسے سینسری اسٹیمولس نرو امپلسز کی فارم میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے. جو ہم فیل کر رہے ہیں، سینسیشن آ رہی ہے اسٹیمولائی، وہ کس طرح سے امپلس میں چینج ہوگی اور جائے گی نروس سسٹم تک. ٹھیک ہے. تو whatever the type of stimulus that excite receptors, immediate effect is to change the. لیکن جو مطلب جیسے بھی ٹائپ کا اسٹیمولس ہو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو میمبرین الیکٹریکل پوٹینشیل ہے ریسیپٹر کا وہ چینج ہو جاتا ہے. اور پھر یہ چینج ان پوٹینشیل کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹر پوٹینشیل. کیوں؟ کیونکہ فی الحال خالی ریسیپٹر کا پوٹینشیل چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ریسیپٹر پوٹینشیل کے میکینزمز ہیں کیسے. Different receptors can be cited in one of the several ways to cause receptor potentials. کہتے ہیں کہ ریسیپٹرز ایکسائٹ کیسے ہوئے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ وہ اتنا ایکسائٹ ہوا کہ وہ ریسیپٹر پوٹینشیل تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا میکینیکل ڈیفارمیشن آف دا ریسیپٹر ہے کہ مطلب ریسیپٹر تک کوئی میکینیکلی ڈیفارمیشن آئی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی اسٹریچ آیا ہے جو اس نے فیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اسٹریچ آ گیا ہے ریسیپٹر میمبرین کے اوپر تو اس سے بھی آئن چینل اوپن ہو جائیں گے اور وہ جو ہے میمبرین پوٹینشیل کریٹ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کیمیکل آیا ہے میمبرین کے پاس، کس کی میمبرین کی بات ہو رہی ہے، ریسیپٹر کی. تو ریسیپٹر کی اپلیکیشن آف کیمیکل ٹو دا میمبرین کو ایسے اپلیکیشن مطلب کوئی کیمیکل ڈالا گیا ہے یا کچھ ریسیپٹر تک پہنچ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ آئن چینل اوپن ہو جائیں گے. کوئی ٹیمپریچر چینج آیا ہے میمبرین کے اوپر ریسیپٹر کی تو اس سے بھی پرمیبلٹی آف میمبرین چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے ریسیپٹر پوٹینشیل آ سکتا ہے. یا پھر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جیسے لائٹ اور پڑتی ہے ویژول ریسیپٹر کے اوپر تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میمبرین پوٹینشیل یا ریسیپٹر میمبرین کی کیریکٹرسٹکس کو چینج کر دے گی. اور ریسیپٹر میمبرین پوٹینشیل جنریٹ ہوگا کیسے کہ وہ آئنس کو الاؤ کرے گا اندر جانے کے لیے. جو ڈیپولرائزیشن ہو جائے گی اس کا مطلب میمبرین پوٹینشیل ریسیپٹر کے اوپر اسٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ان all instances the basic cause of the change in membrane potential is a change in membrane permeability. اور چاہے اوپر جو بھی ہم نے ڈسکس کیا چاروں میں، اس میں مین چیز یہی تھی کہ کوئی چینج آیا جس کی وجہ سے میمبرین پوٹینشیل چینج ہوا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری ریسیپٹر کی پرمیبلٹی انکریز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آئنس جو ہیں تو وہ ڈیفیوز ہو سکتے تھے اکراس دا میمبرین. اسی وجہ سے ٹرانس میمبرین پوٹینشیل کریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ریسیپٹر پوٹینشیل اور ایکشن پوٹینشیل کی ریلیشن کیا ہے. جب ریسیپٹر پوٹینشیل زیادہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تھریشولڈ تک پہنچ جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر ایک ایکشن پوٹینشیل کا ایک تھریشولڈ ہوتا ہے کہ ادھر تک پہنچ جائے گا تبھی اس کے بعد جو ہے تو اس میں ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہوگا. تو اگر ادھر تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد ایکشن پوٹینشیل اسٹارٹ ہو جائے گا. The more the receptor potential rises above the threshold. کہتے ہیں جتنا زیادہ ریسیپٹر پوٹینشیل تھریشولڈ سے اوپر جائے گا اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہوگا. پینسلین کارپسل کیا ہے. پینسلین کارپسل ہمارے پاس ریسیپٹر کا نام ہے. ٹھیک ہے. پینسلین کارپسل اس کو ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹچ کے ریسیپٹر کا نام ہے. ٹھیک ہے. ریسیپٹر پوٹینشیل آف پینسلین. اب اس ایک ریسیپٹر پوٹینشیل کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو پینسلین کارپسل ہے اس کا ریسیپٹر پوٹینشیل کیسے جنریٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیفارمڈ ایریا ہے، ڈیفارمڈ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی چینجز آئی ہیں، اسٹرکچرل چینجز آئی ہیں ریسیپٹر کے اندر. تو اسٹرکچرل چینجز کیا آئی ہیں کہ چینلز اوپن ہوئے ہیں. چینلز اوپن ہوئے ہیں تو کیا ہوگا، ہمارے پاس پازیٹیوٹی اندر کی طرف جا رہی ہے ڈیفارمڈ ایریا میں. اور جب اندر کی طرف جا رہی ہے پازیٹیوٹی تو ریڈ لائنس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہونے کے چانسز انکریز ہو رہے ہیں. اور یہ جتنا زیادہ ہو جائے گا یہ ریسیپٹر پوٹینشیل آگے جا کے پھر فیوچر میں ایکشن پوٹینشیل جنریٹ ہو جائے گا. اچھا، پھر ہے ریلیشن بٹوین اسٹیمولس انٹینسٹی اینڈ ریسیپٹر پوٹینشیل.
स्टिमुलस की इंटेंसिटी और रिसेप्टर की पोटेंशियल की रिलेशनशिप है या नहीं। ज़ाहिर है स्टिमुलस ज़्यादा है या कम है इस पर डिपेंड करेगा। द फ्रीक्वेंसी और द रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर्स इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज रिसेप्टर पोटेंशियल। जाहिर सी बात है रिसेप्टर पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिपीटेशन के साथ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। और जब स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर ज़्यादा हो, ठीक है ना, वेरी इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर कॉजेज, अगर बहुत इंटेंसली स्टिमुलेट किया जाए रिसेप्टर को, बहुत ज़्यादा बार बार स्टिमुलेशन आ रही है, तो अब क्या होगा ना कि हमारी एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होना नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इट अलाउज रिसेप्टर टू बी सेंसिटिव टू वेरी वीक सेंसरी एक्सपीरियंस एंड येट नॉट रीच। कहते हैं जब हम बार बार एक चीज़ का सेंसेशन दे रहे हैं तो वो समझेगा कि ये वैसे ही कोई स्टिमुलस है, इसको हमने आगे नहीं भेजना, तो वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना कम कर देगा, ठीक है ना, और मैक्सिमम फायरिंग तक पहुंच ही नहीं सकेगा जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हो रही थी। ठीक हो गया। दिस अलाउज रिसेप्टर टू हैव एन एक्सट्रीम रेंज ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ वेरी वीक टू वेरी इंटेंस। कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है। जाहिर है जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ स्टिमुलस आएगा तो हमारे नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो क्यों, क्योंकि रिसेप्टर जो है ना तो वो वेरी वीक सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए वो सेंसिटिव हो जाएगा और मतलब येट नॉट रीच अ मैक्सिमम फायरिंग रेट। कहते हैं कि वो समझेगा कि हर बार ऐसा ही स्टिमुलस आएगा, लेकिन हर बार तो इतना इंटेंस नहीं आता, तो जब थोड़ा सा अगर कम इंटेंसिटी का आएगा तो फिर वो उसको परसीव ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बंदे को बहुत जोर से चूंटी लगाई है तो हमारा ब्रेन कहेगा कि हर बार यही इंटेंसिटी आएगी तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हालांकि उसके बाद तो सिर्फ इंटेंसिटी नहीं आएगी, कोई खाली टच भी करेगा तो फिर हमारा पेसिनियन कॉर्पस जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसी ज़्यादा इंटेंसिटी के इंतज़ार में है। अच्छा, एम्पलीट्यूड रिसेप्टर पोटेंशियल है और नीचे स्टिमुलस स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जा रही है एक टाइम तक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन चली गई है, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होती है रिसेप्टर्स की? ऐसा भी होता है कि हमारी रिसेप्टर जो है अडेप्ट कर जाएं। अडेप्ट का मतलब कि स्टिमुलस इतनी ज़्यादा बार आती है दिन में कि बस अब हम लोग अडेप्ट हो गए हैं, अब हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते उसके लिए। दे अडाप्ट आइदर पार्शली और कम्प्लीटली, और या तो पार्शली अडाप्ट कर जाते हैं या कम्प्लीटली अडाप्ट कर देते हैं। और हमेशा अडेप्टेशन होती है कांस्टेंट स्टिमुलाई के लिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। कांस्टेंट मतलब जो कंटिन्यूअसली कोई सेंसरी स्टिमुलस आ रहा है। When a continuous sensory stimulus is applied, the receptor responds with a higher impulse rate at first. शुरू में जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली स्टिमुलस दे रही है तो शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा इम्पल्स रेट के ज़रिए रिसेप्टर जो है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन फिर प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि स्लो हो जाता है उसका रेट, ठीक है ना, और आखिरकार एक्शन पोटेंशियल या तो बिल्कुल कम रह जाता है या ख़त्म हो जाता है। पेसिनियन कॉर्पसल अडाप्ट एक्सट्रीमली रैपिडली, और जो पेसिनियन कॉर्पसल है ये बहुत जल्दी अडाप्ट करता है। जो हमारे हेयर के रिसेप्टर्स हैं वो विद इन सेकेंड्स अडाप्ट करते हैं, और कुछ जो हमारे जॉइंट कैप्सूल या मसल स्पिंडल रिसेप्टर्स हैं वो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं। तो हर एक इस पर भी डिपेंड करता है, हर एक टाइप के रिसेप्टर्स की अडेप्टेशन का टाइम डिफरेंट है। सब मैकेनो रिसेप्टर्स कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स को दिन लग जाते हैं, आवर्स लग जाते हैं अडेप्ट करने में, तो इस वजह से उनको नॉन अडेप्टिंग भी कहा जाता है। सम कैरोटिड और प्रोकैरोटिड और एओर्टिक रिसेप्टर्स हैं जो हमारे बीपी को वो कर रहे होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स हैं या ब्लड प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, तो इनको 2 दिन लगते हैं अडाप्ट करने में कम्प्लीटली, ठीक है ना। और कुछ नॉन मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिसमें मतलब जो मैकेनिकल प्रेशर नहीं बल्कि कीमो और पेन वगैरह वाले जो हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो कभी अडाप्ट ही नहीं करते, जैसे अब पेन वाले हैं, ठीक है ना, वो कभी भी कम्प्लीटली अडाप्ट नहीं करते, थोड़ी देर के लिए अडाप्ट कर जाते हैं। जैसे हम किसी ने आपको चुंडी लगाई है तो उसके बाद डायरेक्ट दूसरी चुंडी लगाएगा तो दूसरी चुंडी इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, पार्शली अडाप्ट कर, लेकिन अगले दिन अगर वो चुंडी लगाएगा तो वो फील होगी, क्योंकि उसने पार्शली अडाप्ट किया था, थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है पार्शली अडाप्टेशन। मैकेनिज्म्स बाय विच रिसेप्टर्स अडेप्ट। अच्छा, अडेप्ट क्यों कर जाते हैं ना, इसकी भी कोई वजह होगी ना। तो मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है हर एक रिसेप्टर का, ठीक है ना। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल आइज़ में जो रॉन एंड कॉन सेल्स हैं ये कैसे अडाप्ट करते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव केमिकल्स को कम कर देते हैं, कि बस जो सारा दिन लाइट ही है तो अब सारा दिन थोड़ी ना वो सेंसिटिविटी को केमिकल्स पे रिलीज़ करेंगे, ठीक है ना। इन द केस ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स में जो है तो जैसे कि बेसिनियन कॉर्पस हमने डिटेल में पढ़ा है, तो 2 तरीके से अडेप्ट करता है। फर्स्ट है विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है ये। सो व्हेन अ डिस्टॉर्टिंग फोर्स, कोई भी फोर्स आएगी सडनली तो ये प्रेशर रिसेप्टर है, ज़ाहिर है तो प्रेशर को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। एक साइड से अगर प्रेशर आया है तो ये फोर्स जो है इंस्टेंटली ये ट्रांसमिट करेगा और टू द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल नर्व फाइबर। एक साइड पे अगर आया है तो खाली एक साइड पे ही ये भेजेगा स्टिमुलस के, इस साइड पे जो है तो ये प्रेशर आया है तो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। However, within few hundreds of
Second, the fluid in the corpus will redistribute so that receptor potential is no longer elicited. कहते हैं कि फिर कुछ ही few हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड में ये काम हो जाता है कि अपने फ्लूइड को दोबारा, ये इलास्टिक है, विस्क को इलास्टिक मतलब इसके अंदर कोई फ्लूइड है जो कि विस्कस मटेरियल है, ठीक है, तो वो दोबारा से वैसे कि वैसा हो जाता है जैसे पहले था। तो अब दोबारा से रिसेप्टर पोटेंशियल जो है तो उसमें लंबे टाइम तक नहीं था, ठीक है ना। तो रिसेप्टर पोटेंशियल उस टाइम पे था जहाँ जिस टाइम कंप्रेशन थी, और जैसे ही कंप्रेशन ख़त्म हुई है तो वो जो फ्लूइड था वो दोबारा से अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है ना, और उसने कंटिन्यूसली कोई सिग्नल नहीं भेजा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल अडाप्ट ही नहीं करती, ये अडाप्ट नहीं करता, ठीक है ना। अकोमोडेशन क्या है? सेकंड मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टेशन ऑफ द पेसिनियन कॉर्पसल। दूसरा मैकेनिज्म ये है पेसिनियन कॉर्पसल का, बट ये स्लो मैकेनिज्म है, रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड अकोमोडेशन विच इज अकर्स इन द नर्व फाइबर इटसेल्फ। ये रिसेप्टर में नहीं होता, ये जो अकोमोडेशन का प्रोसेस है ये उस नर्व फाइबर में होता है जो कि बार बार सिग्नल लेके, जिसने सिग्नल दोबारा लेके जाना है, ठीक है। This is even if by chance the central cord fiber should continue to be distorted, the tip of the nerve fiber itself usually becomes accommodated. कहते हैं कि वो इतनी बार जो है तो मतलब ये कैसे लेके जाता है, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, जैसे ही कोई प्रेशर आता है नर्व फाइबर की जो एंडिंग होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जिसका मतलब कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना। लेकिन इतनी बार बार जो है तो जब कंटिन्यूअली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो फिर जो इसकी टिप है, टिप ऑफ द नर्व फाइबर है, ये खुद ही अकोमोडेट हो जाएगा स्टिमुलस के लिए कि स्टिमुलस तो बार बार आ रहा है तो बार बार इसको भेजने की ज़रूरत ही क्या है। दिस प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल्स। कहते हैं कि सोडियम चैनल्स की प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन जो हो रही है नर्व फाइबर मेम्ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब सोडियम का करंट फ्लो जो है तो वो इतना ज़्यादा हो गया है चैनल के अक्रॉस कि अब सोडियम चैनल फर्दर सोडियम अंदर नहीं भेज सकता, और वो मतलब थक गया है, ठीक है ना, इनएक्टिवेट हो गया और बंद हो गए हैं ये चैनल सोडियम वाले, ठीक है ना। जब वो बंद हो गए हैं तो बस अब उसने ना और कोई नहीं भेजना, बस अब अकोमोडेट कर दिया है, वो आदी हो गया है कि ये स्टिमुलस बार बार आ रहा है, मैंने अब इसको नहीं भेजना। स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स रिटर्न कंटिन्यूसली स्टिमुलस फ्रॉम द टॉनिक रिसेप्टर्स। कुछ रिसेप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टॉनिक रिसेप्टर्स उसको कहा गया है। टॉनिक का मतलब कि उनमें बड़ी ताकत है ना, कि वो ये काम करते हैं कि वो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, मतलब वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूस स्टिमुलस भेजते रहते हैं, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज स्टिमुलस इज प्रेजेंट एट लीस्ट फॉर मिनट्स और आवर्स, इतना भेजते रहते हैं। देयरफॉर दे कीप द ब्रेन कॉन्स्टेंटली अप्राइज्ड ऑफ द स्टेटस ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ऐसे बनाया गया है कि वो हमारे स्टेटस ऑफ बॉडी के बारे में बताते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। impulses from the muscle spindles and Golgi tendon apparatus allows nervous system to know the status। तो इसकी एक एग्जांपल है मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन, जो कि हमारी पूरी बॉडी में है, मसल्स में है, ठीक है ना। तो वो हमारी पूरी बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेटस को हर वक्त बताते रहते हैं कि हमारा कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किससे प्रेशर आ रहा है, तो ये इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये टॉनिक है। और दूसरी जो कि स्लोली अडेप्टिंग है उसमें आ जाता है रिसेप्टर ऑफ द मैकुला। मैकुला हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस में होता है जो हमारी बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो भी बहुत लेट जाके जो है तो वो अडॉप्ट करता है ताकि हम बैलेंस ना खो दें अपना, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स अडॉप्ट नहीं करते इतनी जल्दी। हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, वो कीमो रिसेप्टर हमारी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ में हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को देखते हैं ब्लड के अंदर। तो ये चारों भी इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, स्लोली अडॉप्ट करते हैं। स्लोली अडॉप्टिंग कैन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट फॉर मैनी आवर्स, इसी वजह से इनको टॉनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। स्ट्रेंथ द रेट रिसेप्टर्स, मूवमेंट रिसेप्टर्स और फेजिक रिसेप्टर्स। फिर एक है जो कि रेट रिसेप्टर्स हैं, जो उस टाइम पे इतनी तेज़ी से स्टिमुलस भेजते हैं ना कि जैसे बस कोई बवाल आ गया है, उसको हम कहते हैं फेजिक रिसेप्टर्स। उसकी एग्जांपल्स में अभी इन्होंने रिसेप्टर्स जो कि बहुत रैपिडली अडेप्ट करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। दैट अडेप्ट रैपिडली कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसमिट अ कंटिन्यूअस सिग्नल, कभी भी कंटिन्यूअस सिग्नल भेज नहीं सकते, ठीक है ना। ये स्टिमुलेट होते हैं जब स्टिमुलस स्ट्रेंथ चेंज होती है। एक जैसे स्टिमुलस आ रहा है तो ये कभी भी इसको नहीं भेजेंगे। दे रिएक्ट स्ट्रांगली व्हेन अ चेंज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, और ये बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कोई चेंज आया है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसी वजह से इसको कहते हैं रेट रिसेप्टर्स की हाई रेट है इनका, जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स रिसेप्टर्स और मोर रिसेप्टर्स कहा जाता है। प्लस इन केस ऑफ द पेसिनियन कॉर्पसल, अब पेसिनियन कॉर्पसल की बात आ जाती है तो सडनली अगर किसी टिश्यू पे प्रेशर आ जाए, ठीक है ना, तो ये एकदम से पेसिनियन प्रेशर को एक्साइट कर देगा फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है ना, बस फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए एक्साइट कर देगा।
اینڈ دین اس ایکسائٹیشن از اوور. کہتے ہیں کہ بس اب اس نے ایکسائٹ کر دیا، جیسے میں نے فنگر اپنے پاؤں پہ رکھی ہے تو اب پسینہ کارپسکل نے بس سگنل بھیج دیا. اب چاہے گھنٹہ میں یہ رکھے رکھوں اپنی فنگر اپنے پاؤں پہ، اب پسینہ کارپسکل نے کام نہیں کرنا. بس اس نے ایک بار سگنل بھیج دیا کہ میں نے یہاں فنگر رکھی ہوئی ہے، بس پھر کنٹینیوسلی کام نہیں کرتا بیکاز اٹ از ایگزامپل آف فیزک ریسپٹر. بٹ لیٹر ٹرانسمیٹر سگنل اگین. لیکن جیسے ہی میں ہاتھ ہٹا دوں گی پریشر کم ہو جائے گا، تو پریشر چینجز آ گئے دوبارہ سے یہ سگنل بھیج دے گا. لیکن جب تک وہ کنٹینیوسلی میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو پھر کنٹینیوسلی سگنلز نہیں بھیجتا رہتا. ٹھیک ہے نا، کنٹینیوس یا کانسٹنٹ کنڈیشنز میں یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے.